हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने बायबैक ख़त्म कर दिया है और आज मैं अमालगमेशन लूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने सोचा कि पहले वो ले लूँ क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज है उसमें। तो अमालगमेशन मैं आज कंप्लीट करूँगा और कल तक मोस्टली मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ख़त्म कर दूँगा। ओके, सो अमालगमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर थियरी समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है अमालगमेशन में, क्योंकि थियरी पे ही मतलब कॉन्सेप्ट पे ही पूरा के पूरे सम्स बेस्ड है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है तो आप इजीली अमालगमेशन कर पाओगे। ओके, तो पहले अमालगमेशन होते हैं दो टाइप के। ओके, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, मतलब आप परचेज कर रहे हो, मतलब कुछ दे के आप अमालगमेट कर रहे हो, पैसा दे के या इक्विटी शेयर्स दे के। और एक होता है मर्जर। मर्जर दोनों मतलब दोनों कंपनी इसलिए मिल रही है क्योंकि दोनों के पास कुछ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होके कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ओके, आप कुछ खरीद रहे नहीं हो, आप सामने वाली कंपनी को इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको अपनी कंपनी बड़ी करनी है, आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि सामने वाले के पास कुछ स्ट्रैटेजिक है, क्या पता उनके पास मार्केटिंग पावर ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए आप दोनों कंपनी मिला के एक कंपनी कर रहे हो। ओके, तो परचेज मैं आपको मर्जर नहीं सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ओके, ये समझ में आ गया। अब मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में है एक अब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है अमालगमेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब्जॉर्प्शन और एक होता है अमालगमेशन। अब अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक होती है बाइंग कंपनी और एक होती है सेलिंग कंपनी। अब्जॉर्ब हो रहा है मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है। ओके, समझ में आ गया। मतलब ये कंपनी लेट से ये ए लिमिटेड है और ये है बी लिमिटेड। ओके, तो ये ए लिमिटेड क्या कर रही है, इस कंपनी को खरीद रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अब्जॉर्प्शन। ओके, अब अमालगमेशन में क्या होता है, दो कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ओके, ये क्या बोलती है कि हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एक और कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है सी लिमिटेड। समझ में आ गया। तो क्या होता है, पहले ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिला के सी लिमिटेड हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, अमालगमेशन। और अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये दोनों मेथड है और हम दोनों सीखेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अमालगमेशन से, उसके बाद में अब्जॉर्प्शन से। लेकिन उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होने वाला है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, हमेशा अमालगमेशन अब्जॉर्प्शन मेथड से हो या प्रॉपर अमालगमेशन हो, ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो हम लोग पहले स्टेप्स जानते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। आपको दोनों अब्जॉर्प्शन में भी और अमालगमेशन में भी क्या ढूंढना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीसी। पीसी आप दो मेथड से ढूंढ सकते हो, पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड और पीसी बाय पेमेंट्स मेथड। ओके, समझ में आ गया। तो नेट पेमेंट मेथड आपकी मर्जी, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। ओके, तो क्या पीसी कैसे होगा, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट मतलब क्या होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। ओके, जो भी कंपनी टेक ओवर कर रही है, मैं आपको सब में समझा दूंगा कैसे होता है, पर आपको ऊपर ऊपर से समझना पड़ेगा। एसेट माइनस लायबिलिटी आपको क्या आएगा, नेट एसेट्स मेथड। ये नेट एसेट्स होंगे और ये आपका क्या होगा, जो भी समझो इधर 100 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 200 है और लायबिलिटीज 100 है, तो आपकी जो 100 है ये क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन। ओके, समझ में आ गया। अब नेट पेमेंट्स मेथड में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या क्या दे रही है कंपनी अब्जॉर्ब या अमालगमेट करने के लिए। जो सामने वाली कंपनी जो अब्जॉर्ब या अमालगमेट हो रही है वो क्या कर रही है, समझो वो इक्विटी शेयर्स दे रही है, वो प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। ओके, तो लेट्स से ए लिमिटेड है
बी लिमिटेड है। ओके, हम लोग यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करते पहले, क्योंकि अब्जॉर्प्शन और अमालगमेशन सेम टू सेम है। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रहा है। ओके, तो अब नेट एसेट मेथड क्या होगा, बी लिमिटेड में जितने भी एसेट्स हैं और बी लिमिटेड में जितने लाइबिलिटीज उसको करके हम लोग नेट एसेट्स ढूंढेंगे, और जो भी बचेगा वो बी लिमिटेड का क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन होगा। तो परचेस कंसिडरेशन ए पे करेगा। ओके, यहाँ पर नेट पेमेंट मेथड में क्या होगा, ए लिमिटेड बोलेगा कि मैं तुमको इक्विटी शेयर्स दूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा, किसके लिए, परचेस कंसिडरेशन को पूरा करने के लिए। ओके, आप एक कंपनी को खरीद रहे हो तो उस कंपनी की तो वैल्यू होगी, राइट, तो उस वैल्यू को हम पैसा से खरीद सकते हैं डायरेक्टली, या तो आप नेट एसेट मेथड से ढूंढ के खरीद सकते हो। ओके, अगर आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो एज परचेस कंसिडरेशन, तो आप वो समझोगे वो नेट पेमेंट मेथड है। और अगर आपको कुछ नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, तो आपको कैसे निकालना है परचेस कंसिडरेशन, नेट एसेट मेथड में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो नेट एसेट मेथड से आपको पीसी निकालना है, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो नेट पेमेंट मेथड है। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, आपका परचेस कंसिडरेशन निकालना। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो अब सेकेंड क्या होगा हमारा, जब फर्स्ट स्टेप हो गया, ये कौन से, ये किस में करना है हमको, जो क्लोजिंग बुक होगी, क्लोजिंग कंपनी की बुक होगी उसमें करना है। ओके, तो क्लोजिंग कंपनी मतलब उस पिछले सम में कौन था, मतलब मेरे एग्जांपल में कौन था, बी लिमिटेड, तो ये जो भी होगा वो किस में होगा, बी लिमिटेड में होगा। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होगी बैलेंस शीट में, उसको हमें क्या, कौन से अकाउंट में वापस डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, और जो भी लायबिलिटीज होगी, लायबिलिटीज में आपका इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं आपको सब में समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, पीसी बनाओ, पीसी निकालो, उसके बाद में रिकॉर्ड ऑल एसेट लायबिलिटी इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। रिस्पेक्टिव कर लेता हूं यहाँ पे, मतलब जो भी एसेट है जिस अकाउंट में जाना चाहिए उस अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, ये होने के बाद में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड एंड रिसीव परचेस कंसिडरेशन। ओके, तो आप रिकॉर्ड करोगे और फिर आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। ओके, ये समझ में आ गया, रिकॉर्ड और रिसीव पीसी। तो अब रिकॉर्ड कैसे करोगे आप, रिकॉर्ड करने के लिए समझो आपका पास पीसी आया 100। ओके, तो आप लिखोगे पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पी लिमिटेड मतलब हम एक कंपनी समझते हैं ए लिमिटेड, ए हम लोग एग्जाम्पल में समझ रहे थे, तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किसके बुक में बनेगा, बी लिमिटेड में बनेगा। ठीक है, और रिसीव मतलब इक्विटी शेयर्स अकाउंट, समझो इक्विटी शेयर्स दे रहा है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, और इससे क्या हो जाएगा, ए लिमिटेड टैली हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया अभी तक क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। उसके बाद में क्या करोगे, फोर्थ स्टेप, डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। जो भी एसेट और लायबिलिटी नहीं ले गया, मतलब ए लिमिटेड अपने कंपनी में नहीं लेके जा रहा है, उसको क्या कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज मतलब अगर एसेट होगा तो उसका पैसा ले लो, और अगर लायबिलिटी होगी तो उसका पैसा दे दो। ओके, समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो होगा, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, वो आप क्या बोलते हैं, पे करोगे। तो उसका सिंपल सा जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपके जेब से जा रहा पैसा तो टू बैंक अकाउंट। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, सिक्स स्टेप होगा पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर सम में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होंगे तो ये पॉइंट आएगा ही नहीं, अगर होंगे तो उनको भी पे कर दो। किस मोड से पेमेंट करना है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं दिया होगा तो आपको बैंक से पे करना है, अगर दिया होगा तो आपको क्वेश्चन में उस हिसाब से करना है। ओके, 7th क्या है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, और 8th वन है क्लोज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। समझ में आया। ये सब कुछ आपकी कौन सी बुक में करना है, क्लोजिंग कंपनी के बुक में। मतलब हम लोग ने जो एग्जांपल लिया है वो कौन सी कंपनी है, बी लिमिटेड। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, पीसी लो। सेकंड स्टेप क्या था, एसेट्स और लायबिलिटीज डालो उसके अकाउंट्स में। थर्ड क्या है, रिकॉर्ड करो, रिसीव पीसी करो। फोर्थ क्या है, डिस्पोज ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर। फिफ्थ, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्लोज रियलाइजेशन और क्लोज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, समझ में आ गया अभी। ओके, तो हम लोगों ने क्लोजिंग अकाउंट क्लोजिंग कंपनी के बुक में तो देख लिया, ठीक है। अब जो परचेसिंग कंपनी है, ओके, उसके बुक में क्या आएगा। ओके, उसके बुक में मोस्टली आपको क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बहुत रेयरली आपको बोलेंगे कि उनका वो बनाओ, क्या बोलते हैं, लेजर बनाओ। लेजर नहीं पूछेंगे, जर्नल एंट्रीज पूछेंगे और बैलेंस शीट पूछेंगे बस, ठीक है। परचेसिंग कंपनी का लेजर पूछेंगे, सॉरी, परचेसिंग कंपनी का जर्नल एंट्रीज पूछेंगे और बैलेंस शीट पूछेंगे। ओके, बैलेंस शीट तो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे सम आएगा उस हिसाब से बनाएंगे, अभी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ओके, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। ओके, ये 3 मेन जर्नल एंट्री है, ये हर सम में आएगी। ओके, हर सम में आपको ये 3 एंट्रीज तो करनी है, उसके बाद में जो एंट्रीज रहेगी वो आपको उस हिसाब से करनी है। तो अभी फर्स्ट क्या है, आप परचेस कर रहे हो, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट। ओके, मतलब आप परचेस कर रहे हो बिजनेस, तो बिजनेस परचेस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, और बी लिमिटेड का जो लिक्विडेटर है, जिस मतलब जो लिक्विडेट कर रहा है उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। ओके, ये आप ऐसे नॉमिनल अकाउंट खोल रहे हो ताकि आप क्या कर सको, एंट्री कर सको। ओके, ये दोनों अभी आपको अकाउंट बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे मैं आपको बताता हूं। अब फॉर टेकन ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, तो अभी आपने जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर की है बी लिमिटेड से, उसको आप अपने कंपनी में डालोगे, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ओके, टू ये जो बिजनेस परचेज है वो, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा बिजनेस परचेज, मतलब आपका क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया। ओके, लेकिन अगर समझो यहां पर कुछ बैलेंस आता है, ये समझो ये 1000 है। ओके, ये आपका है 600, ये आपका है 300। ओके, आपको क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, राइट। बैलेंस कहां पर आ रहा है, क्रेडिट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल रिजर्व। ओके, आप 1000 रुपए का एसेट ले रहे हो, लेकिन आप उसके बदले कितना दे रहे हो, 300 + 600 900 ही दे रहे हो, तो आपका जो 100 रुपए का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रिजर्व हो जाएगा। ओके, वो कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब समझो यहां पर मैंने लिख दिया 800। ओके, तो आपने एसेट कितने खरीदे, 800 के, आप पैसा कितना दे रहे हो, 900 का, तो आपका क्या बचेगा, बैलेंस बच जाएगा। तो ये डेबिट साइड बैलेंस आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये 100 रुपया गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर सम में आएगा और ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, हर सम में गुडविल और कैपिटल रिजर्व आए ये जरूरी नहीं है, बट जिस सम में भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ओके, डेबिट = क्रेडिट होना चाहिए, जर्नल एंट्री का रूल है। ओके, तो जब नहीं होगा, तो अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो क्या होगा,
गुडविल। ओके, ये 2 एंट्रीज हो गई और लास्ट थर्ड एंट्री होगी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट ऑफ पीसी, जो आपने परचेस कंसिडरेशन आपको देना ही है सामने वाली कंपनी को जिसका आपने खरीदा है। ओके, तो 2 आपने किया है, तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश। कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखो ये अकाउंट खोला तो ये अकाउंट बंद कर दिया, ये अकाउंट खोला और ये अकाउंट बंद कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीनों एंट्री, ये 3 मेन एंट्रीज है। ओके, तो अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके आप एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेस अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पे बैलेंस आएगा तो टू कैपिटल रिजर्व, और अगर यहाँ पे बैलेंस आएगा तो ये क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये जो 3 एंट्रीज हो गई वो, और जो हम लोगों ने क्लोजिंग कंपनी का किया था स्टेप्स वो, ये पूरा मेथड है जिस तरह से कि हमको अमालगमेशन करना है। ठीक है, इसके अगर इसी मेथड से चलेंगे तो आपका अमालगमेशन इजीली हो जाएगा। अगर आप खुद का मेथड निकालने जाओगे तो आपसे नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग सम्स में जाते हैं। ओके, तो मैं एक शॉर्टकट दे देता हूँ। सेलिंग कंपनी में आपको अगर याद रखना है कि क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो परशुराम रुपया दे, परशु कैश दे, कैश दे। ओके, परशु मतलब क्या हो गया आपका पीसी, राम मतलब रियलाइजेशन, रुपया रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी। ये क्या है, डिस्पोज ऑफ एसेट्स नॉट एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको पे ऑफ करना है। ओके, ये क्या है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद में ये जो भी है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड ये क्या है, क्लोज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, तो परशुराम रुपया दे, परशु कैश दे। ओके, तो ये आपको अगर याद रह जाएगा तो आप इजीली सेलिंग कंपनी का कर सकते हो। समझ में आ गया। तो चलो अभी हम लोग सम करते हैं। सम्स में फर्स्ट सम हम लोग करेंगे इल्यूस्ट्रेशन 2। ओके, ये हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ताकि आपका ग्रिप बैठ जाए कि पीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर सम में आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, मतलब ये क्या हो गया आपका अब्जॉर्प्शन हो गया, राइट। एंड अग्रीड टू पे कंसिडरेशन टू इशू 5 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड एट 35 rupees each, to pay 10 rupees in cash, calculate the amount, calculate the consideration for amalgamation assuming that the equity shares are of ₹10 each। ओके, समझ में आ गया। और आपको इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 1 लाख। ओके, तो इक्विटी शेयर्स आपको क्या दिया है, 1 लाख रुपया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोला है, टू इशू 5 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर। तो पहले लिखो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन, ओके, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स या लिखो अमाउंट। ओके, पहले क्या बोला उसने, इक्विटी शेयर्स देगा। ओके, इक्विटी शेयर्स कितना, 1 लाख है। ठीक है, उसने बोला 5 इशू करेगा साथ में। अभी मैं बताता क्या बोला, 5 इक्विटी शेयर्स आपको देगा एवरी 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। ओके, तो 1 लाख रुपया जब अगर आपने हेल्ड किया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा, 71428.57।
ओके। अब याद रखना जो भी फ्रैक्शनल में आएगा, कभी भी आपको जो भी पॉइंट में आए ना उसको आप हटा दो, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर दो, कैश देने का, बाकी जो प्रॉपर है उसको आपको क्या दोगे, इक्विटी शेयर्स दोगे। तो आपको कितना आएगा 71428 इंटू कितने रुपए का शेयर आपको देना है, इक्विटी शेयर हेल्ड एट 35 रुपीज ईच, तो 35 रुपए का एक शेयर हो गया। ओके, तो समझ में आ गया क्या आंसर आएगा इसका, 224,99,980 रुपीज, 99,980 रुपीज। ओके, और कैश आपको क्या देना है 0.57 पे 35 रुपया। ओके, तो 0.57 का 35 रुपया आपको क्या आएगा 20 रुपया। ओके, समझ में आ गया। अब और क्या बोला उसने, टू पे कैश ₹10 ईच फॉर पर शेयर। ओके, एक शेयर पे 10 रुपया, तो 10 कैश क्या मिलेगा 1 लाख शेयर पे 10 रुपया, यानी कि कितना होगा 10 लाख। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 35 लाख। ओके, ये क्या हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन। तो इसी हिसाब से आपको परचेज कंसिडरेशन करना, हर सम में अलग अलग टाइप का आपको बता दिया गया। ये क्या ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया नेट पेमेंट्स मेथड, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, सेम टू सेम उसको छाप दिया। ओके, तो आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया, समझ में आ गया। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 6। ओके, मैंने आपको क्या बताया, परचेज कंसिडरेशन 2 मेथड से होगा, नेट पेमेंट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड। ओके, अब एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ओके, नाम जितना भी बड़ा है, ठीक है, इसके दर्शन बहुत छोटे हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपको आएगा नेट एसेट्स, ठीक है, लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा क्लेम्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये आपको ये मेथड है। ओके, हम लोग अभी सम करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, चैतन्य लिमिटेड इज अब्सॉर्ब बाय न्यू वेव लिमिटेड, मतलब चैतन्य को कौन खरीद रहा है, न्यू वेव खरीद रहा है। ओके, फॉलोइंग आर द समरी ऑफ द बैलेंस शीट दिया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द होल्डर ऑफ एवरी 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड वॉज टू रिसीव 5 शेयर्स इन न्यू वेव लिमिटेड, मतलब चैतन्य लिमिटेड 3 शेयर के बदले उसको क्या मिलेगा 5 शेयर मिलेगा। ठीक है, न्यू वेव लिमिटेड में। ओके, एज मच एज कैश इज नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसमें बोला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एज पर कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो अभी हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे। दोनों कंपनी इसलिए ले रहे क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों कंपनी का निकालना रहता है, तभी जाके आपको मालूम पड़ता है कितना आपको शेयर्स देना है। ठीक है, यहाँ पर फिर भी आपको दे दिया गया शेयर्स कितना देना है, बट कई सम में आपको नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो आप पहले आएगा एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स आपको कितना दिया है 20,30,000 रुपया और 98,10,000 रुपया। ठीक है, और एसेट्स में क्या आएगा, कैश इन हैंड जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड 20,000 रुपया और 2,70,000 रुपया। ओके, ठीक है, ये हो गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हैं 20,50,000 और 1,80,00,000। ठीक है, लेस क्या करोगे आप, लाइबिलिटीज़ को लेस करो। लेस में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है, तो क्रेडिटर्स लेस करो, क्रेडिटर्स लेस किया, कितना आएगा 2 लाख क्रेडिटर्स है यहाँ पे और यहाँ पे है 1,80,000, तो आप टोटल माइनस करो तो आपको यहाँ पे आएगा 18,50,000। ठीक है, और 99 लाख। ओके, तो ये क्या हो गया नेट एसेट्स। ओके, और क्योंकि यहाँ पर
प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो ये आपका क्या हो जाता है पीसी, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जॉर्व हो रहा है, राइट। ये चैतन्य लिमिटेड को कौन खरीद रहा है अभी, न्यू वेव लिमिटेड, तो उसके लिए पीसी क्या हो जाएगा 18,50,000। ओके, पीसी उसी का निकाला जाता है जिसका जो खरीदा जा रहा है। ओके, तो चैतन्य लिमिटेड को कौन खरीद रहा, न्यू वेव लिमिटेड। ओके, अभी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, कितने शेयर्स हैं, इसमें है 10,000 शेयर्स, इसमें है 1,00,000 शेयर्स। ओके, तो आपको इसमें कितना वैल्यू आएगा 185 और इधर क्या आएगा 99 रुपीज़। तो ये क्या हो गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। कभी कभी आपको ये दिया जाएगा, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा कि शेयर्स कितने हैं। ओके, ये सम आएगा, मैं सम जरूर कराऊंगा उसमें। इंट्रिंसिक वैल्यू में जब आपके पास ये है, ये भी है, पर आपको पता नहीं कितने शेयर्स का रेशियो है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब हो गया, मतलब इसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है ₹185, इसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है ₹99, ठीक है। तो ये आपको अभी तो काम नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि चैतन्य लिमिटेड के हर 3 शेयर में आपको कितने शेयर मिल रहे हैं, 5 शेयर मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप इस इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको निकालना रहता। अब मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, वो सम के बेस पे है, ठीक है। अभी के लिए तो दिया हुआ है तो हमको डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। कंपनी ने क्या बोला है, आपको कितने मिलेंगे 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड। चैतन्य लिमिटेड में कितने शेयर्स हैं 10,000, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड टू बी रिसीव्ड 5 शेयर्स, तो 10,000 आपके शेयर्स हैं, तो आपको कितने मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर आएगा 16,666.66। ओके, समझ में आ गया। तो आप पहले, आपको मैंने बोला था जो भी ये आएगा उसको आपको पहले अभी के लिए हटा देना है। कितने शेयर्स आपके पास है 16,666, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक आई 185 की और एक आई 99 की। अब मुझे बताओ आप कौन सा करोगे, ठीक है, कौन सी कंपनी का शेयर्स बिक रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ो, एवरी 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड वॉज टू रिसीव 5 शेयर्स इन न्यू वेव लिमिटेड। मतलब यहाँ के हर 3 शेयर के बदले इसके 5 शेयर मिलेंगे। तो इसके जब 5 शेयर मिलेंगे तो इसकी शेयर की वैल्यू कितनी है 99, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 99 से, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली समझना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू में जो भी कंपनी खरीद रही है, ठीक है, जो भी कंपनी खरीद रही है उसके शेयर के वैल्यू से आपको ये शेयर मल्टीप्लाई करने। समझ में आ गया। अगर आपको लॉजिकली समझना है तो पुरानी कंपनी के 3 शेयर में आपको क्या मिल रहे हैं, 5 नए शेयर मिल रहे हैं नई कंपनी में। तो अब नई कंपनी मिल रहे हैं तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, नई कंपनी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो 16,666 इंटू 99 आपको आएगा 16,49,934। ओके, प्लस आपको क्या बोला, और एज मच एज कैश नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। पहली बार आपको कितना पीसी था 18,50,000, राइट। अब पहले मैं यहाँ पे इसका निकाल दूँ, ये जो अपना बचा था जो फ्रैक्शन में आया था 0.66 इंटू 99, आपको वैल्यू कितना आएगा 66 रुपीज़। ओके, अभी इसको टोटल मारो 16,49,934 प्लस 66 आपको आएगा 16,50,000, ठीक है। तो आपको बैलेंस कितना बच गया 2 लाख का। ओके, ये 2 लाख आप क्या करोगे, कैश करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। जो बैलेंस आ गया आपका वो क्या हो गया, कैश हो गया, ठीक है। तो ये आपका पीसी आपने कैलकुलेट कर लिया। इंट्रिंसिक वैल्यू समझा, एसेट माइनस लायबिलिटी, फिर आपको नेट एसेट्स मिलेंगे, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करो तो आपको क्या मिलेगा, पर शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, उसके बाद में आपको रेशियो दिया रहेगा तो उस रेशियो में आपको बांट देना है, तो आपको मिल जाएगा 16,666। और किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नई कंपनी के शेयर की वैल्यू से, ठीक है। नई कंपनी के शेयर की वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में जो बैलेंस बच गया वो आपको क्या करना है, कैश में दे देना है, ठीक है। ये पीसी आपको किधर का लेना है, पुरानी कंपनी का,
क्योंकि पुरानी कंपनी तो बिक रही है, जो कंपनी बिक रही है उसका ही तो परचेस कंसिडरेशन निकालोगे ना आप। जो कंपनी नहीं बिक रही है उसका क्यों निकालोगे आप परचेस कंसिडरेशन, उसका आप क्यों भाव निकालोगे जब वो बिक ही नहीं रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं समझा हुआ क्या चल रहा है, हम लोगों ने पहले तो अभी सिर्फ पीसी किया है, ठीक है, पूरा सम नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझा है अभी तक भी, तो हम लोग जैसे जैसे सम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, मैं पूरे सम्स तो नहीं करवाऊंगा, जो भी सम हो जिसमें नया नया कुछ है तो वही करा रहा हूं मैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस पे डाउट है तो मैंने लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल की, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में और वहां पर अपना डाउट पूछ लेना। मेरे सारे दोस्त भी वहां पर भी है, तो अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, द फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट of Nisha Limited and Usha Limited. Okay, the two companies agreed to amalgamate and form a new company, Mrs. Ujala Limited. मतलब निशा है, उषा है, उन्होंने क्या बोला बेटा, हमको बनना है उजाला। ठीक है, समझ में आ गया, निशा उषा करके क्या बन रही है, उजाला। तो ये कौन सा मेथड हो गया, अमालगमेशन। ओके, which take over the assets and liabilities of both the company. The authorized capital to 20 lakh. The assets of Nisha Limited are taken over at 90% of the book value with the exception of land and building which are accepted at book value. Both companies are to receive 10% of the net values of their respective business as goodwill. The purchase consideration is to be satisfied by Ujala Limited in its fully paid up shares at 10% premium. In return of debentures of Nisha Limited, debentures of the same amount and denomination are to be issued by Ujala Limited. Please close the books of account of Usha and Limited, Nisha Usha Limited and opening balance sheet of Ujala Limited under purchase method. ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या था, परचेस कंसिडरेशन को कंप्यूट करो। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी बंद होके कौन सी नई कंपनी बन रही है, उजाला लिमिटेड। तो दोनों कंपनी का आपको परचेस कंसिडरेशन निकालना है, निशा उषा। ओके, समझ में आ गया। तो निकालो परचेस कंसिडरेशन। आपको दिया हुआ नहीं है कि क्या, आपको पेमेंट्स मेथड से नहीं निकालना है क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है कि उजाला लिमिटेड में आपको कितने शेयर्स मिलने वाले। ठीक है, तो अभी इसको कैसे निकालोगे, नेट एसेट्स मेथड। ठीक है, पहले आप नेट एसेट्स निकालो, उसके बाद में आप उसको पीसी आप दे दो। ओके, तो एसेट टेकन ओवर, उसने क्या बोला है, द एसेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है लिख दो पहले। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा, 70,000। ठीक है, उषा में आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी निशा में क्या आएगा, 90% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 2,20,000 माइनस 10% आप करोगे तो आपको आएगा 1,98,000। और उषा लिमिटेड में आपको कुछ नहीं बोला है तो वो क्या हो जाएगी, 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक कितना है, 35,000 माइनस 10%, 35,000 माइनस 10%, तो आपको कितना आएगा, 31,500 और 18,000। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक के बाद में आएगा डेटर्स 25,000 माइनस 10%, तो आपको आएगा 22,500 और 16,000। ठीक है, उसके बाद में बैंक है 6,000 और 2,000। ठीक है, ओके, तो इसको आप क्या करोगे, ये हो गया आपके टोटल एसेट्स। समझ में आ गया अभी तक, टोटल एसेट्स प्लस करो तो आपको आएगा 3,28,000 और 1,36,000। फिर आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे। लाइबिलिटीज़ में आपको क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पीएफ। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय पीएफ
कितने साल के बाद जा सकता है, बहुत सालों के बाद में भी जा सकता है, लेकिन 3 4 साल 40 साल, ठीक है। पीएफ है, पीएफ जब तक एम्प्लॉय जाता नहीं है तब तक आपको पीएफ निकलता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस सम में आपको क्या समझेंगे, ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी मतलब इसी साल वो पीएफ खत्म हो रहा है, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं है बट मैं आपको सिर्फ बता रहा था। एम्प्लॉय पीएफ ये क्या हो जाएगा, 6000 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या है 15% डिबेंचर्स है, 15% डिबेंचर्स 40,000, ये भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपको 30,000 और यहाँ पर है आपको 16,000, ठीक है। तो आप जब माइनस करोगे इसको 3,28,000 माइनस 6 माइनस 70,000 तो आपको आंसर आएगा 2,52,000, ओके। और यहाँ पर आपको आंसर आएगा 1,20,000, ठीक है। समझ में आ गया, अभी तक समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, 1,20,000 और 2,50,000। अब मैं आगे करता हूँ, अभी तक ये आपका नेट एसेट्स है, ठीक है। अभी तक आपका पीसी आया नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या, एक ही चीज़ है जो अगर आप पॉइंट भूल जाओ तो आपके वांदे हो जाएंगे। नेट एसेट्स कितने हैं आपको, 2,52,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, both the companies are to receive 10% of their net valuation of their respective business as goodwill। तो गुडविल भी तो एक एसेट ही हुआ, राइट। तो हम लोगों ने गुडविल यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऑप्शन दिया कि जितना इसका 10% करना है आपको गुडविल, ठीक है। तो कितना होगा 252,001,2000, 12,000 और 2, तो ये आपका अभी आ जाएगा ये परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन कितना, 277,200 और 1,32,000, ठीक है। समझ में आ गया। अब द परचेस कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड इन इट्स फुल्ली पेड अप शेयर एट 10% प्रीमियम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, मतलब ये परचेस कंसिडरेशन उजाला लिमिटेड कैसे सेटिस्फाई करेगा, 10% प्रीमियम देके, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, वर्किंग नोट या वर्किंग नोट, ये भी वर्किंग नोट ही था, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1 था, ये वर्किंग नोट 2 है, ठीक है। तो ये हो गया परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए, 277,200, 1,32,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो उजाला लिमिटेड क्या बोल रहा है कि वो 10% प्रीमियम देगा, ठीक है। 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपये के शेयर हैं प्लस 10% प्रीमियम बोलोगे तो 11%, 11 रुपये के शेयर हो गए, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करो, आपको कितना चाहिए इधर, 277,200 चाहिए और 1,32,000 चाहिए, ठीक है। तो 277 डिवाइड बाय 277,200 डिवाइड बाय 11 करो तो आपको शेयर्स कितने आएंगे, 25,200 शेयर्स। और इसको आप जब डिवाइड करोगे 1,32,000 तो आपको आएंगे 12,000 शेयर्स, ओके, ठीक है। तो 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹11 पेड अप, ठीक है, एट ₹11, ठीक है। 12,000 शेयर्स ऑफ उजाला लिमिटेड एट ₹11, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता देता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए कि आपके कितने शेयर्स हैं, ये हम लोग 2500 शेयर्स हैं, 25,200 शेयर्स हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की, ठीक है। और 25,200 इंटू 1, ये क्या आ गया आपका प्रीमियम है, राइट। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है।
और ये 10 रुपया तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। ये क्यों मैंने किया मालूम है? क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका 1 रुपया जो है वो प्रीमियम में जाएगा। आप पूरा का पूरा 277 200 डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते, क्योंकि 10 रुपये का ही शेयर है तो फेस वैल्यू जाती है आपके कैपिटल में। आपने जो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो आपके किस में जाएगा? प्रीमियम में जाएगा। मैं सिर्फ एक ही कंपनी का कर रहा हूँ, निशा लिमिटेड का, ठीक है, उषा लिमिटेड का आप कर देना, ठीक है। सेम टू सेम है, मैं बता देता हूँ क्या होगा। फर्स्ट अकाउंट जो आपका बनेगा, ओके, फर्स्ट आपको क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। उसके बाद में आप बनाओगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। फिर आप बनाओगे न्यू कंपनी लिमिटेड। न्यू कंपनी कौन सी है आपकी? उजाला लिमिटेड, तो उजाला लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में कैश बैंक अकाउंट, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। और एक और आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड अकाउंट, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है और कैश बैंक अकाउंट 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अभी क्या करोगे? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। तो पहले रिकॉर्ड पीसी तो बना दिया, अब क्या करना है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डालो। तो टू सन्ड्री एसेट्स, ओके, आपने लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, कितना है? 70,000। फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, वो कितना है? 2,20,000। फिर क्या है? स्टॉक, वो क्या है? 35,000। फिर डेटर्स है 25,000 और बैंक है 6,000। स्टॉक, डेटर्स और बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिखा और यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये टेक ओवर हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा टेक ओवर हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 6,000 बैंक लिखते हैं। ये बैंक के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, बैंक के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये टेक ओवर हो रहा है, मतलब उजाला लिमिटेड पैसा लेके जा रही है। तो इस सब में बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैसा वो लेके जा रही है। समझ में आ गया? अभी सन्ड्री लायबिलिटीज़ करो। सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्या करोगे? 15% आपका डिबेंचर्स हो गया, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय पीएफ, ओके। तो आप करोगे 40,000, 30,000 और 6,000। तो आप टोटल मारो तो आपका आएगा 76,000 और यहाँ पर आप टोटल मारोगे तो आपको आएगा 3,56,000, ठीक है। अब आपने ये कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था? रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी। तो उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था हमारा पीसी? 2,77,200, 2,77,200 बाय उजाला लिमिटेड 2,77,200, ठीक है। उसके बाद में बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फोर्थ स्टेप है ये, ठीक है, सॉरी, रिसीव पीसी, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी। तो ये थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा 2,77,200, ओके, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, ठीक है। समझ में आ गया? अभी हम लोग करेंगे क्या होता है आगे। इधर मैं आपको इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड बना ही देता हूँ, तब कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टू उजाला लिमिटेड, कितना आएगा? 2,77,200, ओके। तो ये तो टैली हो गया, ओके। अब हम लोग ने, सॉरी ये भूल गए हम लोग इसको भरने का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है निशा का? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपया, राइट, प्लस आपके रिजर्व फंड है वो 76,000 है, वो भी इक्विटी शेयर में आएगा
बाय रिजर्व फंड 76,000, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में इसको टोटल करो तो आपको 3,56,000 आएगा और यहाँ पर आएगा 3,56,000, ठीक है, बाय रियलाइजेशन लॉस। ओके, लॉस कितने का आता है आपको 2,800 का। ओके, तो ये किधर जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, ठीक है। तो ये क्रेडिट में, तो इधर क्या आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,800। ओके, अब यहाँ पे इसको क्लोज करो, टू उजाला लिमिटेड 277 200, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आपको क्या आएगा 277 200, तो टू इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड अकाउंट 277 200। आप इसको टैली करो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है बाय P&L अकाउंट, ठीक है, 4,000। समझ में आ गया? यही था सम, इतना कुछ टफ नहीं था, ठीक है। आपको समझ में आ गया? मैंने जैसे जैसे स्टेप बताया था आपने किया। पहले क्या किया आपने, पीसी किया, ये टैली हो गया, ठीक है, ये टैली हो गया। मैं आपको टैली का अमाउंट बता देता हूँ, 2,80,000 2,80,000, ठीक है। अब फर्स्ट क्या किया आपने, पीसी रिकॉर्ड किया, पीसी निकाला, ठीक है। सेकंड क्या किया आपने, रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज लिख के, एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा याद रखना बैलेंस शीट वाले लिखने हैं, ठीक है, बैलेंस शीट वैल्यू लिखनी है। जो आपने नेट एसेट्स में निकाली वो वाली नहीं लिखनी है, बैलेंस शीट वाली लिखी। उसके बाद में आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया पीसी, ठीक है, उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद में आपने रिसीव किया इक्विटी शेयर होल्डर्स इन उजाला लिमिटेड, ये आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में क्या ऑप्शन था, एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर, वो तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस वो भी नहीं है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग ने क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट किया, तो बैलेंस लॉस कितना आया 2,800, वो लॉस किस में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो टू रियलाइजेशन इक्विटी शेयर टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,800। फिर ये वाला जो लास्ट था इक्विटी शेयर होल्डर्स इन उजाला लिमिटेड, उसका हम लोग ने यहाँ पे उसको क्लोज किया और यहाँ पे लिखा, फिर टैली किया, तो ये क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? एक और बात, जब आप उषा लिमिटेड बनाओगे, ठीक है, उषा लिमिटेड में सेम करना है आपको। उसमें जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स बनाओगे तो उसमें आपको बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 1,20,000, तो आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में आपको रिजर्व फंड दिया है 5,000 रिजर्व फंड, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन डेबिट साइड में देखो, सॉरी एसेट साइड में देखो, उषा लिमिटेड के में एक है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न डाउन, तो जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, कितने हज़ार का है वो, 5,000 का, ठीक है। तो जो भी एसेट साइड में जैसे डिफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वाला हो गया, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में आ जाएगा। समझ में आ गया? इतना ही है। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, लेजर बनाने का। ओके, अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट उजाला लिमिटेड में। क्वेश्चन में ओपनिंग जर्नल एंट्रीज नहीं था, सॉरी मेरी गलती हो गई। ओपनिंग क्या था, बैलेंस शीट, मतलब ये मर्जर अमालगमेशन होने के बाद में इसकी बैलेंस शीट बनाओ। जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पिछले कल देखा था कि क्या फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। बायबैक में जो हम लोगों ने देखा था वही बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसमें क्या आएगा, ए शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। उसमें क्या आएगा, 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। 2 क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। समझ में आ गया? अभी हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाते हैं। पहला क्या है, शेयर कैपिटल, ओके। ऑथराइज आपको दिया हुआ है, नहीं सॉरी ऑथराइज आपको नहीं दिया, ऑथराइज दिया हुआ है। ऑथराइज्ड कितना है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स,
ऑफ ₹10 ईच। कितना आपके पास ऑथराइजेशन है? 20 लाख का। ओके, किस तरह से करना है? पहले आपका आएगा ऑथोराइज्ड आएगा, उसके तो इसको ऐसा 2 अंडरलाइन मार दो, ठीक है, 2 लाइन मारनी है। फिर आपका आएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप एंड कॉल्ड अप, ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप एंड कॉल्ड अप, ठीक है। आपके कितने टोटल शेयर्स होते हैं? 25,200 शेयर्स प्लस 12,000 शेयर्स, कितने होंगे आपके? 37,200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैंने आपको पहले ही बताया था 10 रुपए के शेयर थे, ठीक है, 11 रुपए में मिले हैं, पर वो 1 रुपया क्या था? प्रीमियम था। तो इक्विटी कैपिटल में कितना आएगा? 10 रुपए का ही आएगा। तो 37,200 इंटू 10 आपका आएगा 3,72,000। तो ये आपका क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल 3,72,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे, नोट्स पे लिखने का, यहाँ पे नोट्स में पहला, और यहाँ पे लिखोगे करंट ईयर, तो 3,72,000, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे? सेकेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका क्या आएगा? एक ही आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके, जो आपको इस शेयर में मिले 37,200 इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा? 37,200, ओके। तो 37,200 आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बी आपका क्या आएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका क्या आएगा? 15% डिबेंचर जो आपने लिया है, ओके। तो 15% डिबेंचर कितना है? 40,000, ओके। और फिर थर्ड क्या है? करंट लाइबिलिटी, उसमें क्या आएगा? ट्रेड पेएबल्स, मतलब क्रेडिटर्स, ओके। और उसके बाद में आपका आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके। और अगर समझो आपको इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को आपको लॉन्ग टर्म ही करना है, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करंट लाइबिलिटी नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप लिखोगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आप क्या लिखोगे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो कुछ चेंज नहीं होता है, बस सीक्वेंस चेंज हो रही है। ये किसमें आ रहा है? अभी के लिए करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? करंट लाइबिलिटी। अगर हम लोग ऊपर लिखते तो क्या बोलते? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, ओके। तो ट्रेड पेएबल्स आपके कितने हैं? 46,000 और 6,000, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 46,000 मतलब दोनों कंपनी का मिला के, ओके, समझ में आ गया। अब ये हो गया अपना लाइबिलिटी साइड, इधर मारो टोटल, ओके। और यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, 30 + 60,000 जो आपने किया लिया था, तो वो लिखना है 46,000। जब आप टोटल मारोगे तो आपका आंसर आएगा 5,01,200, ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे एसेट साइड। ये सेकंड करो, इसमें लिखो एसेट, ठीक है। फर्स्ट आएगा नॉन करेंट एसेट, ओके, उसमें आएगा प्रॉपर्टी टैंजिबल एसेट आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा। उसके अंदर ए में आएगा टैंजिबल एसेट, उस बी आएगा इनटैंजिबल एसेट, ठीक है, इनटैंजिबल एसेट, ओके, ठीक है। इसका आपको नोट्स बनाने, तो 1, 2 तो हो गया मेरा, 3 और 4, ठीक है। आप नोट्स बना दो। कैसे बनाओगे? टैंजिबल एसेट, ओके, कौन कौन से आपके टैंजिबल एसेट हैं? लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स तो एक ही कंपनी का है, निशा लिमिटेड का, तो 70,000 वो आ गया। प्लांट एंड मशीनरी आपको लिखनी पड़ेगी 1,98,000, ठीक है, प्लस 1 लाख, तो कितना आएगा? 2,98,000। समझ में आ गया। तो आपको कितना आएगा? 3,68,000। तो 3,68,000 यहाँ पे आ गया। और गुडविल आपका कितना था? गुडविल ये इंटैंजिबल हो गया, राइट। तो गुडविल आपका कितना आएगा? 37,200, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे? करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स में आपका पहले क्या आएगा? इन्वेंट्रीज,
ओके, तो स्टॉक आपका कितना था 31,500 प्लस 18,000, ओके 49,500। अब याद रखना ये जो आप लिख रहे हो वैल्यू 31,500 और 18,000 ये आपका कौन सी वैल्यू है, ये पीसी जब आपने कैलकुलेट किया था वो वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे, ठीक है, किसकी, जो क्लोजिंग कंपनी की बुक की, ठीक है, क्लोजिंग कंपनी की जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे उसमें आपको क्या लेना है, बैलेंस शीट वैल्यू। बाकी सब आप ओपनिंग कंपनी में, ये तो नई कंपनी राइट, तो नई कंपनी में आपने कौन से वैल्यू पे एसेट और लायबिलिटी ली थी, 31,500 और 18,000 में, जो पीसी में आपने दिया था, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज हो गया, अब आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने 38,500, दोनों को ऐड करो, कितना है डेटर्स 22,500 प्लस 16,000, और थर्ड क्या है आपका बैंक, ओके 6,000 प्लस 2,000 कितना होगा आपका 8,000, ओके। तो आप ये जब टैली करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 5,01,200, ओके। समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरा कैसे सम किया मैंने। पहले हम लोग ने क्लोजिंग कंपनी के लेजर बनाए, ठीक है, और ओपनिंग कंपनी का हम लोग ने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ओके समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने सिर्फ जर्नल एंट्रीज नहीं की है ओपनिंग कंपनी की, वो सब मैं करूँगा, ठीक है, और बाकी मैं सिर्फ और सिर्फ पीसी कैलकुलेट करके दूंगा, और कुछ अगर कुछ ट्रिकी होगा तो मैं करके दूंगा, अदरवाइज मैं ये जो बैलेंस हम लोगों ने लेजर बनाया वो लेजर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगले सम से लेजर वेजर नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, और हम लोग ने एक बार सीख लिया है तो दूसरी बार करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ओके। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे, नंबर 13, ठीक है। BK Limited is formed to take over Bunty Limited and Kuber Limited. The balance sheet is given as follows, ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। BK Limited issued 10,000 equity shares, ₹10 each at public at premium of 10%. Bunty Limited and Kuber Limited were taken as on the following terms, ठीक है। पहले बंटी लिमिटेड का दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इन BK लिमिटेड एंड आर टू बी पेड ₹5 इन कैश फॉर सरेंडर ऑफ 6 ईच शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है। फिर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीनरी इज वैल्यूड एट 10% बिलो बुक वैल्यू एंड डेटर्स आर वर्थ एट 1,60,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500। डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर of Bunty Limited at the discount of 10% by the issue of 13% debentures। फिर कुबेर लिमिटेड का दिया है, कैश 3,000 is to be retained for liquidation expenses, debtors and investments are valued at 90% of cost, machinery 10% above cost, preference shares are to be paid 10% premium by 12% preference shares in BK Limited, balance of purchase consideration is payable in equity shares, discharge of debenture limited at par by issue of 13% debenture। The face value of equity shares and preference shares in BK Limited is ₹10 each। Calculate the purchase consideration, show the necessary ledger account in books of Bunty Limited and Kuber Limited, ठीक है। तो पहले इतना याद रखो, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, परचेस कंसिडरेशन है हमेशा, ठीक है। तो पहले परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर दो, ओके। कौन सा लिमिटेड है हमारे पास, बंटी लिमिटेड और कुबेर लिमिटेड, ओके। अब याद रखो इसमें बंटी लिमिटेड का आपको पेमेंट मेथड से दिया हुआ है, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर्स एट 10 par in BK Limited and are to be paid ₹5 cash for each 6 shares, and preference shareholders are to be paid 10% premium by 12% preference shares in BK Limited। तो बंटी लिमिटेड का जो है वो आपको दिया हुआ है कि कितना शेयर्स आपको क्या बोलते हैं इशू करना है, ठीक है। तो आप इसको किस मेथड से करने वाले हो, नेट पेमेंट मेथड। मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने शेयर्स इशू करने, किस रेशियो में इशू करने, तो वो कौन सा मेथड हो गया, नेट पेमेंट मेथड। और अगर कुछ नहीं दिया तो उसके बाद में आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स मेथड से, ठीक है। तो पहले आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनको क्या क्या दे रहे, आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर्स एट par in BK Limited,
ठीक है, 7 इक्विटी शेयर्स करने इशू, कितने शेयर्स के बदले 6 इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ है, एंड ₹5 इन कैश फॉर सरेंडर ऑफ ईच 6 शेयर्स। ठीक है, तो 7 शेयर इशू करने 6 शेयर के बदले, तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 24,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना आएगा, 28,000 शेयर। तो 28,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2,80,000, राइट। फिर क्या बोला है, एंड ₹5 इन कैश फॉर ईच 6 शेयर, तो 24,000 शेयर है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक शेयर के बदले कितना रुपया मिल रहा है, 5 रुपया, तो टोटल कैश आपको कितना मिलेगा, 24,000 है आपके पास शेयर। ठीक है, आपको 5 रुपया मिल रहा है, कितने, 6 शेयर के बदले। ओके, तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 20,000 रुपीज़। तो ये कितना हो गया, 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सेकंड क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहे हैं, 10% प्रीमियम देंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने आपके, 1,50,000, तो 1,50,000 है। ठीक है, प्लस 10% उनको प्रीमियम दो, कितना हो जाएगा, 1,65,000 हो जाएंगे, राइट। तो 1,65,000 आप उनको पैसा दे रहे हो, तो 16,500 शेयर्स, सॉरी 16,500, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स, 16,500, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ ये, तो ये कितना होगा आपका, 4,65,000। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप पेमेंट्स में, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि परचेज कंसिडरेशन ना आप ओनर्स को दोगे। ठीक है, ओनर्स यानी क्या, इक्विटी होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर आपको डिबेंचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ बंटी लिमिटेड एट द डिस्काउंट ऑफ 10% बाय द इशू ऑफ 13% डिबेंचर्स, तो ये परचेस कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, बाहर वाली लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हो, तो जब लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो वो आपका परचेस कंसिडरेशन नहीं होता है, सिर्फ जो ओनर्स को आप दे रहे हो वो क्या होगा आपका परचेस कंसिडरेशन। तो आपने ओनर्स को इक्विटी शेयर्स दिया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिए। ठीक है, तो ये आपका परचेस कंसिडरेशन, तो यहाँ पे आप डिबेंचर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, डिबेंचर्स आपका परचेस कंसिडरेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कभी ओनर की नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा मेथड था हमारा, पेमेंट मेथड। ये किसके लिए था, बंटी लिमिटेड का, बंटी लिमिटेड का हमको दे दिया था। अभी हम लोगों को कौन सा बचा है, कुबेर लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो हमें वो कुबेर लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं। नेट पेमेंट मेथड समझा, आपको जो ओनर्स के लिए दिया हुआ है वही आपका परचेस कंसिडरेशन है, बाकी जो बाहर के लिए दिया हुआ है वो आपका परचेस कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इतना। अभी देखो कुबेर लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड का आपको कुछ नहीं दिया है, तो अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या लिखना है, नेट एसेट मेथड से आपको फाइंड करना है परचेस कंसिडरेशन कितना है। ठीक है, तो एसेट्स, ओके, एसेट्स क्या है, गुडविल, बिल्डिंग। ठीक है, ये कितने, 25,000, 1,40,000। ठीक है, मशीनरी है आपकी, मशीनरी है आपकी 60,000। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है मशीनरी आर वैल्यूड एट 10% अबाव कॉस्ट, तो 110%। ठीक है, तो ये कितना होगा, 66,000, राइट। फिर आप लिखोगे फर्नीचर, ये आपका बुक वैल्यू है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये बुक वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट, तो आपको 90% करना है, तो 80,000,
उसका 90%, ठीक है। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है 5000 और इसकी बुक वैल्यू कितनी है 72,000, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक। उसके बाद में डेटर्स, वो भी आपको क्या है 90% पे वैल्यू करनी है। तो डेटर्स कितने हैं 60,000, ठीक है। उसका 90% कितना होगा 54,000, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक टोटल कितना 8,000, ठीक है। फिर उसमें क्या बोला है कि कैश 3,000 टू बी रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 3,000 आप क्या करोगे रिटेन करोगे, तो आपको 5,000 आ जाएगा, राइट। 5,000 कंपनी टेक ओवर कर रही है, बाकी जो है वो 3,000 वो अपने पास रख रही है, किसके लिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। कुबेर लिमिटेड अपने पास रख रही है, बाकी जो 5,000 है वो कौन लेके जा रहा है, जो नई कंपनी बन रही है वो, ठीक है। फिर अदर एसेट्स, अदर करंट एसेट्स वो दिया हुआ है 10,000, ठीक है। और स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 110%, ठीक है, 10% अबाव कॉस्ट, तो 99,000। तो टोटल कितना होगा आपका एसेट 4,76,000 रुपीज़। समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप इससे लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे, लाइबिलिटीज़ हो गए 9% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 1,40,000 एंड 24,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,64,000। तो आप माइनस करोगे तो आपको कितने आएंगे, परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा, आपका परचेस कंसिडरेशन आएगा 3,12,000, ठीक है। समझ में आ गया। परचेस कंसिडरेशन किससे निकाला, कैसे निकाला, कुबेर लिमिटेड का। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर दे रहे, प्रेफरेंस शेयर दे रहे, नहीं। तो आपने किस मेथड से निकाला, नेट एसेट मेथड से निकाला। तो परचेस कंसिडरेशन कितना है 3,12,000, ठीक है। अभी उसको इक्विटी शेयर्स में दे दो, सिंपल। आपको क्वेश्चन में कैसे देने को बोला है, preference shares are to be paid at 10% premium by 12% preference shares and balance of purchase consideration is to be payable by equity shares। तो कितना है, पहली बात तो 3,12,000 है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000 रुपया, ठीक है। 1,00,000 है, उसको क्या देना है अपने को 10% प्रीमियम देना है, तो 1,10,000 हो जाएंगे, राइट। तो 11,000 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट। उसके बाद में बैलेंस क्या है, बैलेंस आपको क्या देना है, इक्विटी शेयर्स देने हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, उसमें आपको 3,12,000 माइनस 1,10,000 आपको आएगा 2,02,000, ठीक है। तो 20,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। समझ में आ गया। ये हो गया आपका परचेस कंसिडरेशन। तो आपने ये कुबेर का है, ठीक है, कुबेर लिमिटेड, और पहले हम लोगों ने बंटी लिमिटेड का निकाला था। बंटी लिमिटेड में ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट्स मेथड। कुबेर लिमिटेड में आपको ये दिया हुआ नहीं है, आपने पूरा नेट एसेट्स में निकाला, तो उसको क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स मेथड। समझ में आ गया। नेट एसेट मेथड और पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है। पेमेंट मेथड में एक और चीज याद रखना, ओनर को जो दिया जाएगा वो ही लिखना है, ठीक है। लायबिलिटीज अगर आपको पे करनी है तो वो आपका परचेस कंसिडरेशन नहीं है। ओनर्स में कौन कौन आएंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब इसने क्या बोला, क्लोज द बुक ऑफ बंटी लिमिटेड। बंटी लिमिटेड का बुक क्लोज करना है, तो आप कौन से अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन बनाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाओगे। फिर कौन सी नई कंपनी बन रही है, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद में बीके लिमिटेड और इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ गया। अभी हम लोग
आगे का सम करते हैं। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। उसमें जर्नल बनाना है ओपनिंग कंपनी का, नई कंपनी का, इसलिए मैं वो सम कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाए, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। ये कौन सा है? फॉलोइंग आर द समरी ऑफ बैलेंस शीट रोहन एंड सोहन लिमिटेड, ठीक है। रोहन सोहन करके क्या बन रहे हैं? मोहन बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अमालगमेशन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली मैं आपको सम करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ओके। तो पहला हम लोग हमेशा क्या करते हैं? परचेस कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है। क्यों? तो परचेज कंसिडरेशन में क्या बोला है? इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या दे रहा है, नेट पेमेंट, ये क्या क्या दे रहा है, मतलब क्या हो गया? नेट पेमेंट्स मेथड हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या दे रहा है? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहा है। क्या दे रहा है? 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्वल नंबर ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर्स एट द प्राइस ऑफ ₹125 ईच, ठीक है। तो कौन से? रोहन और सोहन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इशूड इक्वल नंबर ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मोहन लिमिटेड एट द प्राइस ऑफ 125 पर शेयर, ठीक है। तो अपने पास कौन है? रोहन है और कौन है? सोहन है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको क्या क्या मिल रहा है? उनको इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ही मिल रहे हैं। तो उनके बैलेंस शीट में कितने शेयर्स हैं? रोहन के बैलेंस शीट में 66,000 प्रेफरेंस शेयर्स और सोहन के बैलेंस शीट में 9,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। कितने परसेंट में मिल रहे हैं उनको? 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹125 ईच है, ठीक है। लेकिन हमारे शेयर्स कितने हमेशा होते हैं? फेस वैल्यू लिखना रहता है, तो 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 6,000 × 100, तो आपका हो जाएगा 6 लाख, और इधर क्या आ जाएगा? 9 लाख, ठीक है। प्लस 125 आपका क्या है? 25 रुपीज़ जो आपका क्या है? वो प्रीमियम है। तो 6,000 × 25 और 9,000 × 25, ये क्या आपका? प्रीमियम है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने पिछले 2 सम पहले मैंने आपको बताया था बाइफरकेट करके, ठीक है, कि इक्विटी शेयर्स में 10 रुपये के शेयर होता है और 1 रुपया वो प्रीमियम था। इसमें मैं आपको पहले ही बाइफरकेट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 125 ईच, और यहाँ पे टोटल लिखना, लेकिन जब बैलेंस शीट में लिखोगे तो 6 लाख ही लिखना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपको किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। इसलिए यहाँ पे ही लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप सम करो, ओके। तो 6, ये कितना हो जाएगा? 1,50,000, और ये कितना आ जाएगा? 2,25,000, ठीक है। तो ये कितना होगा? 7,50,000 और 11,25,000, ठीक है। फिर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या दे रहा है वो देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहा है 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 3 इक्विटी शेयर्स इन रोहन लिमिटेड, 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स इन सोहन लिमिटेड। द शेयर आर इशूड एट 35 रुपीज़ ईच, ठीक है। रोहन लिमिटेड में कितने इक्विटी शेयर्स दे रहा है? 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 3, और सोहन में कितना दे रहा है? 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 5। समझ में आ गया? तो 3 इक्विटी शेयर के बदले वो कितना दे रहा है? 4 इक्विटी शेयर। तो हमारे पास 9,000 शेयर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने शेयर्स है? 15,000 शेयर। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9,000 × 4 डिवाइड बाई 3, तो आपको कितने आएंगे? 12,000 शेयर। 15,000 × 4 डिवाइड बाई 5, तो आपको कितने आएंगे? 12,000 शेयर्स, ठीक है। तो 12,000 इक्विटी शेयर्स 35 में दे रहा है, ठीक है, 35 में दे रहा है। तो आपकी मर्जी, यहाँ पे लिख दो 35 ईच, ठीक है, टोटल यहाँ पे लिख दो। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 तो आपका फेस वैल्यू है और 25 क्या है? आपका प्रीमियम है, बैलेंस शीट जब बनाओगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाइफरकेट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे रुपीज़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कितना होगा? 1,20,000, 1,20,000, ठीक है।
प्लस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है आपका, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना है 1,20,000 इंटू 25, 1,20,000 इंटू 25, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। तो टोटल आपका कितना आएगा 4,20,000 और 4,20,000, तो इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। तो आपका परचेस कंसिडरेशन कितना आएगा, आप इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और इसको परचेस कंसिडरेशन आपका कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में 7,50,000 है और 11,25,000 है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में आपके पास 4,20,000 है और 4,20,000 है, ठीक है। तो आप इसको जब प्लस करोगे तो आपको आएगा 11,70,000 और 15,45,000, ठीक है। समझ में आ गया, ये हम लोगों ने पीसी कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमको इस नई कंपनी का क्या बनाना है, जर्नल बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया, जर्नल ऑफ मोहन लिमिटेड, ठीक है, जर्नल ऑफ मोहन लिमिटेड, ओके। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, और सेम वहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा एंट्री क्या थी, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट 2, दो यहाँ पे कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है। तो आप दो एंट्री लिखोगे, टू लिक्विडेटर ऑफ रोहन लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ सोहन लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, पीसी लिखना है, पीसी कितना आया था 11,70,000 और यहाँ पे कितना आया था 15,45,000, टोटल कितना आ रहा है आपको 27,15,000, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है एसेट लिखो, तो आपकी मर्जी, आप रोहन का लिखो, सोहन का लिखो, आपकी मर्जी, दोनों लिखो एक साथ तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले रोहन का लिख रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। इतने सारे एसेट है इसके, टोटल 6,60,000, 4,95,000, 3,30,000, इसका टक 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 टक, ठीक है। उसके बाद में 12% डिबेंचर लाइबिलिटीज़ में आएगा, 2 टर्म लोन्स, 2 सन्ट्री क्रेडिटर्स, 2 बिल्स पेएबल, 2 इतने लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद में ये बिजनेस परचेज आ जाएगा, बिजनेस परचेज कितना आएगा 27,15,000, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ में जितना है, ठीक है। तो जब आप इसको इन दोनों को प्लस और माइनस करोगे तो आपको बैलेंस आएगा, वो आपके किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा 5,10,000। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस कब आएगा, इसमें आपने पीसी कैसे कैलकुलेट किया, नेट पेमेंट्स मेथड से कैलकुलेट किया, राइट, ठीक है। तो जब आप नेट पेमेंट से कैलकुलेट करते हो तो कंपनी बोल देती है कि इतने इतने दे दो, इक्विटी शेयर्स को इतना दे दो, प्रेफरेंस शेयर्स को इतना दे दो, ठीक है। तो आपको पता नहीं कि कितने वैल्यू के एसेट्स है, कंपनी डायरेक्ट बोलती है कि पेमेंट कर लो, ठीक है। लेकिन जब आप नेट एसेट्स में कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तब आप पीसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, नेट एसेट से, जो भी आपका नेट एसेट आता है वो क्या हो जाता है, आपका पीसी हो जाता है, राइट। इसलिए याद रखना, कभी भी आप जब नेट पेमेंट्स मेथड से करोगे परचेस कंसीडरेशन, तभी आपको या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या अगर इधर बैलेंस आता तो गुडविल आता है। लेकिन कभी भी नेट एसेट मेथड में कभी भी आपको कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आता है, क्योंकि आप नेट एसेट से ही तो पीसी दे रहे हो। पीसी आप कैसे कैलकुलेट किए, नेट एसेट से ही दे रहे हो, तो उसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप नेट पेमेंट्स मेथड से करते हो तब वहाँ पे बैलेंस आता है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बैलेंस आता है, नेट पेमेंट्स मेथड में ही बैलेंस आता है, नेट एसेट मेथड में कभी भी बैलेंस नहीं आता, क्योंकि आप पीसी नेट एसेट्स में ही देते हो, ठीक है। ये दो एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज, सॉरी थर्ड एंट्री क्या आती है, लिक्विडेटर ऑफ
रोहन लिमिटेड टू क्या दिया था हम लोग ने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम निकाल के रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो आपका फेस वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, और जो बैलेंस है वो क्या आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है इसमें 11,70,000 राइट, ये दिख रहा 11,70,000। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को आपने दिया 1,20,000, 6 लाख इक्विटी शेयर्स को दिया और बाकी जो बैलेंस है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 4,50,000। ठीक है, ये हो गई आपकी मेन एंट्री। अब आप जाओ टेक्स्ट बुक में तो थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एडजस्टमेंट देखो। 12% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनी आर डिस्चार्ज बाय मोहन लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ इट्स 15% डिवेंचर सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिकी एंट्री, इजी एंट्री है बट ट्रिकी है। ठीक है, 12% डिवेंचर होल्डर्स आर टू बी गिवन 15% डिवेंचर्स। ठीक है, तो पहले लेकिन कितने डिवेंचर इशू करने वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देता हूँ मैं, ये जर्नल एंट्री नहीं है, यहाँ पे वर्किंग नोट है इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कौन कौन सा लिमिटेड हमारे पास, रोहन लिमिटेड है और सोहन लिमिटेड है। ठीक है, तो रोहन लिमिटेड का डिवेंचर्स कितने 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। ठीक है, और सोहन लिमिटेड के हैं 4,50,000। ठीक है, तो इसका परसेंटेज है 12%, इसका परसेंटेज है 12%। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 3 लाख का 12% कितना होगा 36,000 राइट, और 4,50,000 का 12% कितना होगा 54,000। सही, समझ में आ गया। अब सिंपल है, उसने क्या बोला है कि सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आपका जो नया डिबेंचर है वो कितने परसेंट में बिक रहा है, कितने परसेंट वाला है 15%, लेकिन आपको इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए आपको 36,000 ही मिलना चाहिए। समझ में आया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे 36,000 आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए राइट। कितने परसेंट का इंटरेस्ट, कितने परसेंट डिबेंचर पे 15% डिबेंचर पे राइट, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। तो 36,000 डिवाइड बाय 15% करो तो आपको कितने परसेंट मिल गया, कितना अमाउंट मिल गया डिबेंचर्स का 2,40,000। सही, आप कैसे कैलकुलेट करोगे 2,40,000 इंटू 15% करो तो आपको यही आएगा आंसर। करो आप ट्राई करो, 2,40,000 इंटू 15% आपको कितना आएगा 36,000। तो सेम उसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड करो, 54,000 आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 15%, तो 54,000 डिवाइड बाय 15%, तो आपको नंबर अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा 54,000 डिवाइड बाय 15%, आपको कितना आएगा 3,60,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3,60,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 15% करो, आपको कितना आंसर आएगा 54,000 ही आएगा। समझ में आ गया ये कैलकुलेशन कैसे किया हम लोग ने। सेम अमाउंट, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए बट इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज हो गया तो उसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिबेंचर्स की। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मैंने किया। अब जर्नल एंट्री लिख दो इसकी, सिंपल। तो हमारी फोर्थ एंट्री देखो, मैंने पहले ही बोला था 3 तो मेन एंट्री होगी, उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। ठीक है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। ठीक है, तो 2,40,000 ये किसका, ये रोहन का है। ठीक है, हम लोग ने रोहन तक के ही किया है। क्यों रोहन का किया, क्योंकि अभी तक उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर किए। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, सोहन का करेंगे। ठीक है, सोहन का आप करो एसेट, इधर आप लिखोगे लाइबिलिटी, आपको आएगी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ में आ गया। कैपिटल रिजर्व आपका आएगा 11,55,000। ठीक है, फिर ये एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 12% डिबेंचर टू 15% डिबेंचर,
3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करता हूँ कि दोनों का साथ में ही लिखो। ठीक है, तो ये कितना है, ये किसका है, रोहन का है, 6,60,000 प्लस सोहन का कितना एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग में 8,25,000, तो ये प्लस ये एक साथ टोटल ही लिखो यहाँ पे। तो आपको कैपिटल रिजर्व भी कितना आएगा, 5,10,000 प्लस 11,55,000। ठीक है, तो आपको टोटल आएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे टोटल ही लिखो, कंबाइन करके ही लिख दो दोनों कंपनी का। ठीक है, तो आपको ये दो एंट्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे करोगे टू 15% डिबेंचर, टू 15% डिबेंचर ऑफ सोहन लिमिटेड, यहाँ पे लिखोगे रोहन लिमिटेड, तो कितना आएगा 3,60,000, और यहाँ पे टोटल आप क्या लिखोगे 5 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको डबल डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ हो ये आपकी एंट्री कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट में ही सब भूल जाएंगे। ये एडजस्टमेंट कोई याद नहीं रखेगा। ये एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ क्या है। इसमें देखो P&L आपने बैलेंस शीट में रोहन और सोहन लिमिटेड में एक रिजर्व करके हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो भी रिजर्व एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ठीक है, ये रिजर्व एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। ठीक है, तो ये रिजर्व में जो भी आपका अमाउंट है ये नई कंपनी में कुछ अलग नाम से चले जाएगा। समझ में आ गया क्या हुआ। जो भी आपका रिजर्व है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व, नॉर्मल रिजर्व नहीं है, फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, कुछ अलग ही रिजर्व है, कुछ अलग काम के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो जो भी रिजर्व है उस रिजर्व को आप जब नई कंपनी में जाओगे, नई कंपनी में इसको डालोगे तो एक अलग नाम से जाएगा। वो क्या होगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ठीक है, में आ गया। तो किस नाम से जाएगा वो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ओके, समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको बताता हूं उसकी एंट्री क्या होगी। फिफ्थ एंट्री, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ऑफ सोहन लिमिटेड ऑफ रोहन लिमिटेड। ओके, ठीक है। तो कितना है इसका 30,000 और इसका है 45,000, इसका आएगा 75,000। ठीक है, अभी तक आप इतना मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप जब ये क्या बोलते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, उसमें अभी तक आपने कभी इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर किए, कभी आपने रिजर्व ट्रांसफर किए? नहीं ना, नहीं ट्रांसफर किए, क्योंकि वो आपके एसेट और लायबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं होता है। वो किसका है, वो उस ओनर का है, वो दूसरी कंपनी का है। इसमें वो रोहन और सोहन का है, ठीक है, वो मोहन का थोड़ी ना है, तो मोहन का तो आएगा ही नहीं। तो हम लोगों ने कभी उसको ट्रांसफर नहीं किया। पर ये रिजर्व हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर किया, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है। ठीक है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से ये स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा नॉर्मल रिजर्व से माइनस होगा। ठीक है, तो समझो हमारे पास इसमें क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है इस सम में, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम समझो हमारे पास 1 लाख है, राइट। तो ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 75,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका टोटल रिजर्व कितने आएंगे, सिर्फ 25,000 आएंगे। समझ में आया। तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है हमारे, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो जब नई कंपनी में जाएंगे वो नेगेटिव वैल्यू में आएंगे। ठीक है, रिजर्व क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है, राइट, प्रॉफिट होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हो। लेकिन अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिजर्व से, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा, वो एक नेगेटिव रिजर्व है। ठीक है, समझ में आ गया। एक छोटा सा एंट्री है, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये कौन से रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व जब नई कंपनी में जाएंगे वो किस नाम से जाएंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। और ये रिजर्व क्या होगा, नॉर्मल रिजर्व से माइनस होगा।
ठीक है। तो अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उसमें से माइनस होगा, तो आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कितना आएगा 25,000। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। बस इससे आपका क्या हो गया, जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई भुवन लिमिटेड की। तो जब आप टेक्स्ट बुक में सम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये एंट्री कहाँ से आई। तो एक ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी और एक ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा अपना पूरा सोल्यूशन। इसके बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट आप नॉर्मली बना लोगे। मैंने आपको बता दिया कि रिजर्व्स में से ये रिजर्व माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है, डेबिट साइड में है। इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, राइट। तो डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, रिजर्व से माइनस ही होते हैं, राइट, क्योंकि वो लाइबिलिटी, रिजर्व्स क्या है लाइबिलिटी, और ये क्या है आपका एसेट हो गया, तो वो माइनस हो गया। समझ में आ गया। तो यही सम था और यही जर्नल एंट्रीज है ओपनिंग नई कंपनी के। ठीक है, जो मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं, 3 मेन एंट्रीज, ठीक है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वाली एंट्रीज। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, वापस दे दूंगा, दोनों कंपनी का आप साथ में लिखो ताकि आपको 2-2 एंट्रीज ना करनी पड़े। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको एक बार अलग अलग दिया है, वो मत करो, दोनों को प्लस करो और दोनों को साथ में लिखो ताकि आपका सम इजीली फटाफट खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। आप ये सोचते होगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एक स्टैट्यूटरी रिजर्व है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको सिंपली क्या बोलते, मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ। या तो वो लिखा होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, तो समझ जाना ये किस में जाएगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में जाएगा। ठीक है, या तो वो अलग ही नाम से दिखा होगा, जैसे हमें इसमें क्या था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो ये क्या हो गया, अलग ही नाम हो गया। ठीक है, आपके पास ना रेवेन्यू रिजर्व है, ना कैपिटल रिजर्व है, ना आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, ना जनरल रिजर्व है, ना सिक्योरिटीज फ्री में, कुछ अलग ही नाम है। ठीक है, तो वो अलग नाम क्या होगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं वो क्या बोलते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे के सम करते हैं। एक और बात, अभी हम लोग ने देखा कि बैलेंस क्या आया था, कैपिटल रिजर्व आया था, राइट। हम लोग ने एसेट लिखा था, लाइबिलिटी लिखा था, और 2 क्या लिखा था, कैपिटल रिजर्व। तो इसका आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल आएगा। ठीक है, चलो आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है, क्वेश्चन में आपको दिया ही नहीं है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आप याद रखना, अगर परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, आपका पीसी अगर नेट एसेट से कम है, सही, आपने 100 रुपये का क्या बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन दिया, पर आपको नेट एसेट कितने मिले, 120 के, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल, वो जो डिफरेंस होगा वो किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। उल्टा, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दिया है लेकिन आपका नेट एसेट उससे कम है, ठीक है, समझ आपको 120 दिया है लेकिन आपके नेट एसेट्स कितने, 100 रुपये के ही मिले आपको, तो वो जो बैलेंस जो डिफरेंस आएगा वो किस में जाएगा, गुडविल में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने, कैसे आपको, अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर पीसी आपका नेट एसेट से कम है तो वो कैपिटल रिजर्व में होगा, अगर पीसी आपका नेट एसेट ज़्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम लोग ने 3 सम कर दिए। ठीक है, 3 सम में फर्स्ट सम में मैंने आपको लेजर बता दिया कि कैसे लेजर बनाते हैं। सेकेंड सम में फिर से आपको लेजर बताया, बट वहाँ पर नेट पेमेंट मेथड से एक का परचेस कंसिडरेशन का ढूंढा और एक का किससे ढूंढा, नेट एसेट मेथड से, राइट। और थर्ड में मैंने आपको क्या बता दिया, जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्री किसमें, नए कंपनी के, क्या बोलते हैं, नई कंपनी की जर्नल एंट्री। लेजर में मैंने आपको पुरानी कंपनी के लेजर बता दिए और बैलेंस शीट भी बता दिया नई कंपनी का। ठीक है, तो इतना ही है किसमें, अमालगमेशन में। ओके, तो इतना ही है अमालगमेशन में। मेन इंपॉर्टेंट क्या था अपना पीसी वाला, जो अभी हम लोग ने पिछले अभी 2 मिनट पहले समझा कि अगर आपका पीसी ग्रेटर देन एनए है तो वो गुडविल हो गया, आपका पीसी लेस देन एनए है तो आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का हम लोग ने जो सीखा वो भी एक इम्पॉर्टेंट एंट्री था, और जो डिबेंचर वाला था वो भी एक इम्पॉर्टेंट एंट्री था। ठीक है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट एंट्रीज ही है। अगर आप
जितने ज़्यादा सम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम तो सिमिलर ही है, बस एक आधी एंट्री हर सम में अलग होगी, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे अब्जॉर्प्शन में। अब्जॉर्प्शन में वैसे भी आपको एक सम सिखाऊंगा, क्योंकि वो उसमें आप परचेज कंसिडरेशन इंट्रिंसिक वैल्यू से निकाल रहे हो। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। और अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। अमालगमेशन में क्या होता है, ए बी करके सी बनता है, राइट। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ए होती है और बी होती है। ए ने क्या बोलते हैं, बी को खरीद लिया, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही कंपनी बंद हो रही है तो इसका ही पीसी बनेगा। अमालगमेशन में क्या होता है, ए होती है, बी होती है, बी बन के क्या बनती है, सी। तो एक भी बंद हो रही है और बी भी बंद हो रही है, तो उसके लिए इसका भी पीसी बनता है, इसका भी पीसी बनता है। इसमें सिर्फ बी का ही पीसी बनेगा, बाकी किसका पीसी नहीं बनेगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपनी का क्या आएगा, लेजर आएगा, और इसका नया कंपनी का सेम। नया कंपनी का क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री सेम आएगा और बैलेंस शीट सेम आएगा, जो अमालगमेशन में किया। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे एक कंपनी बंद होती है और यहाँ पे कितनी कंपनी बंद होती है, 2 कंपनी। बस उतना ही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। अमालगमेशन आपको करना है अच्छे से, तो आपको पूरे के पूरे सम सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको परचेज कंसिडरेशन में डिफरेंस आएगा, बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है जर्नल एंट्रीज और उसमें, बस लंबा बहुत हो जाता है और नया है, इसलिए आपको शायद ऐसा लगे कि क्या सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आएगा, और इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 30। ठीक है, बी लिमिटेड और बेसेंस लिमिटेड। ठीक है, बी कंपनी लिमिटेड एज द फॉलोइंग शेयर, बी कंपनी लिमिटेड इज अब्सॉर्ब्ड बाय बेसेंस लिमिटेड। बी कंपनी को किसने ले लिया, बेसन ने खरीद लिया। ठीक है, और उसकी बैलेंस शीट दी है। फॉर द पर्पज ऑफ अब्जॉर्प्शन गुडविल इज कंसिडर वैल्यूलेस, द अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज अमाउंटिंग टू 4 लाख, द शेयर होल्डर्स are allotted in full satisfaction of their claims, shares in Besons Limited in the same proportion of their intrinsic value of the shares of the 2 companies bear to one another। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो हम लोग सम करते हैं। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू का हम लोगों ने पहले मैंने तो आपको बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम होंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्लेम भी माइनस करेंगे। तो बी कंपनी लिमिटेड और बेसेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, दोनों कंपनी के। अब यहाँ पे इतना याद रखना, यहाँ पर आपको डिनोमिनेशन नहीं दिए कि 5 शेयर के बदले आपको 7 शेयर मिलेंगे, वो नहीं दिया है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने शेयर अलॉट करने। उसमें सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के मुताबिक आप दे दो, आप परचेज कंसिडरेशन दे दो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सम को करना है। ठीक है, पहले तो आप निकाल दो एसेट्स। ठीक है, एसेट्स। ठीक है, तो आपको क्या है, फिक्स्ड एसेट्स लेस अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स, फिर आ जाता है आपका नेट, ये हो गया नेट फिक्स्ड एसेट्स, फिर आएगा करंट एसेट्स और ये आएगा इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल आपको कितना आएगा, 1,65 लाख रुपीस। ठीक है, और ये आएगा 3,28 लाख रुपीस। ओके, फिर आप क्या करोगे, इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करोगे। ओके, तो लाइबिलिटीज अब जब माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा, 75 लाख रुपीस आपको लाइबिलिटीज में आएगा। ये बी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, 1,48 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपके नेट एसेट्स कितने आएंगे, नेट एसेट्स, ठीक है, 1,65 लाख माइनस 75 लाख आपको आएगा 90 लाख, और इधर आएगा 1,80 लाख। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आपको आ गए नेट एसेट्स। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं, नेट एसेट्स आ गए, राइट। नेट एसेट कितने, इसका है 90 लाख,
इसका कितना है 1 करोड़ 80 लाख, राइट। ओके, तो कौन सी कंपनी बंद हो रही है, हमारी कौन सी कंपनी बंद हो रही है, बी कंपनी। तो ये क्या हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी क्या हुआ, इसके बाद में क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो कितने शेयर्स है इसके, 50,000 शेयर्स है, और इसके कितने शेयर्स है, 8 लाख शेयर्स, ठीक है। तो कितने हो गया 180 पर शेयर और 22.5 पर शेयर। तो ये कहता आ गया वैल्यू पर शेयर, ठीक है। आपको ये तो आ गया। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स नई कंपनी लिमिटेड में कितने होंगे। यहाँ पे आपको रेशियो थोड़ी ना दिया 5:7, तो 50,000 के शेयर है तो 70,000 आप दे दो, 70,000 आप दे दोगे तो आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ये सब में नहीं दिया है कि कितने शेयर आपको बांटेंगे, कितने रेशियो में दिया है, रेशियो नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो 90 लाख रुपया मिलने वाला है, राइट, ठीक है। अब कितने, कौन सी कंपनी में मिलने वाला है, बेसन कंपनी में, ठीक है। तो उसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है 22.5, राइट। तो 90 लाख रुपए आपको मिलने वाला है, एक शेयर की वैल्यू आपकी 22.5, तो कितने शेयर्स आपको मिलने वाले 4 लाख शेयर्स, राइट। तो ये कितने हो गए 4 लाख शेयर्स आपको मिलने वाले हैं, कितने वैल्यू के, कितने रुपए के आपको मिलेंगे, ऑफ ₹22.5 ईच। ओके, समझ में आ गया। अब परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन समझ में आई। 9 लाख आपको मिलेगा पीसी, राइट, क्योंकि ये कंपनी बंद हो रही है तो इसके नेट एसेट्स की वैल्यू आपको मिलेगी पीसी, ठीक है। किसके कंपनी में मिलने वाली है, बेसनी कंपनी में, ठीक है। उसकी एक वैल्यू की शेयर कितनी है 22.5, तो 90 लाख डिवाइड बाय 22.5 आपको कितना मिलेगा 4 लाख शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेट करो परचेस कंसिडरेशन, और ये सम इसके बाद में कुछ नहीं है, इसके बाद में आप इजीली कर सकते हो। परचेस कंसिडरेशन ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी, ठीक है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, मैंने पिछली सम में भी किया था, इसको बांट दो, इससे बेटर है। 10 रुपए का एक फेस वैल्यू का होता है शेयर, तो 4 लाख इंटू 10 कितना होगा आपका 40 लाख, राइट, प्लस 4 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 12.5 आपका क्या है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, राइट। 10 रुपए के ऊपर दिया है 12.5, तो ये कितना होगा 50 लाख, राइट। तो टोटल आपका क्या हो गया 90 लाख पीसी हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से कर लो, ताकि क्या हुआ, आप जब सम बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि 90 लाख डालना है या 4 लाख डालना है या 5 लाख डालना है, ठीक है। 12.5 ये एक्स्ट्रा है, फेस वैल्यू के ऊपर है, तो ये किस में जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और 10 रुपए के शेयर किस में जाएंगे 4 लाख रुपए में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वो इंपॉर्टेंट था। तो 90 लाख आपको मिल रहा है, 22.5 आपकी एक शेयर की वैल्यू है, तो आपको कितना मिलेगा 4 लाख शेयर। कितने रुपए के शेयर हो गए वो 22.5, ठीक है। समझ में आ गया। ये इस तरीके से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू करना है। मैंने आपको जब फर्स्ट सम सिखाया था इंट्रिंसिक वैल्यू का, जो परचेस कंसिडरेशन में, वहां पर आपको इस रेशियो में दिया हुआ था, तो आपने क्या किया, इसको इससे किया, तो 70,000 आप दे रहे हो। अगर आपको रेशियो दिया होता, ठीक है, अगर आपको रेशियो दिया होता, लेट से 5:7 दिया है, ठीक है, तो 50,000 आपके पास शेयर है, ठीक है। 50,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 करो, 50,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 आपको कितने शेयर्स आते हैं 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, इसमें ही आते हैं, राइट। उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, नई कंपनी में ही मिल रहे शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई 22.5 ईच। तो यहाँ पर आप क्या करते 70,000, राइट, इंटू 10 इक्विटी शेयर में डालते, यहाँ पे 70,000 इंटू 10 7 लाख हो जाता, और 70,000 इंटू 12.5
आपका जो भी वैल्यू आता है और फिर आप वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस सब में नहीं दिया था तो आपने कैसे निकाला, समझ में आ गया, 90 लाख डिवाइड बाय एक शेयर की वैल्यू 22.5 आपको आ गया 4 लाख, और 4 लाख को फिर आपने परचेस कंसिडरेशन में बांट दिया। समझ में आ गया। तो ये था अमाल्गमेशन में इंट्रिंसिक वैल्यू से कैसे आपको निकालना है जब आपको रेशियो नहीं दिया गया है कि किस शेयर में कितने शेयर बट रहे हैं, ठीक है। पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जा रहे हो तो आपको नई कंपनी में कितने शेयर मिल रहे हैं, ओके। तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू में इस मेथड से आपको किया जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा अमाल्गमेशन खत्म हो जाता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में एक और है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको हम लोग अब्जॉर्प्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी सेम ही है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब डिट्टो है, डिट्टो। मतलब उसमें भी एक ए लिमिटेड होता है और बी लिमिटेड होता है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद लेता है, ठीक है। तो एक ही कंपनी बंद होती है, एक ही कंपनी का अपने को लेजर बना रहता है, परचेस कंसिडरेशन बना रहता है, और इस कंपनी का तो सेम है अपना ओपनिंग बैलेंस का एंट्रीज और ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं अमाल्गमेशन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। बस मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको भूलो ना कि कैसे करना है, ओके। ओके, तो अमाल्गमेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा कि दो मेथड होते हैं, एक अब्जॉर्प्शन होता है, एक अमाल्गमेशन होता है। यहाँ पे दो कंपनी होती है, तीसरी दो कंपनी मिला के तीसरी बनती है, और यहाँ पे क्या होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि, ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग कंपनी में हमको कैसे लेजर क्रिएट करना है, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। शॉर्ट फॉर्म क्या था, परशुराम रुपया दे, DE परशुराम, परशु कैश दे, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्लोजिंग कंपनी का लेजर अकाउंट बंद करोगे, ओके। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया ओपनिंग, जो नई कंपनी है उसकी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या थी। तो जो 3 मेन जर्नल एंट्रीज थी वो आपको लिखनी है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपको समझो। आगे वाला जो हम लोगों ने किया था 12% डिबेंचर 15% डिबेंचर में हो गया था। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक ये डिबेंचर वाला था और एक था अमाल्गमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। क्यों हम लोगों ने किया, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व था, और एक स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारे क्या बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एक नेगेटिव रिजर्व है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने नई कंपनी में उसको एक नई नाम से निकाला, अमाल्गमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, और वो बैलेंस शीट में क्या बोलते हैं रिजर्व से माइनस होगा, ठीक है। हमेशा रिजर्व में क्या होता है प्लस होते हैं, बट ये क्या होगा रिजर्व से माइनस होगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लिखा है रूल के हिसाब से ये क्या है नेगेटिव रिजर्व है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने पीसी देखा। पीसी हम लोगों ने देखा कितने टाइप के पीसी होते हैं। एक होता है नेट पेमेंट्स मेथड, एक होता है नेट एसेट्स मेथड, और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है। तो नेट पेमेंट्स मेथड, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कंपनी को इक्विटी शेयर कितना दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कितना दे। पहले एक पॉइंट याद रखना, जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, ओनर्स को कर रहे हैं, वही पीसी में इंक्लूड करना है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स दे रहे तो वो इंक्लूड करना है, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे तो इंक्लूड करना है, कैश दे रहे तो इंक्लूड करना है, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन में। अगर समझो डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो डिबेंचर पीसी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। ये डिबेंचर कभी पीसी में इंक्लूड नहीं होगा, वो लायबिलिटी है, वो दूसरे की है, तो वो पीसी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसी जब आप निकालोगे उसके बाद में देखना अगर आपका पीसी नेट एसेट से कम है, ठीक है, तो वो बैलेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर आपका पीसी नेट एसेट से ज़्यादा है तो वो आपको क्या आ जाएगा, गुडविल, ठीक है, समझ में आ गया क्या हो गया। उसके बाद में हम लोग ने किया नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट मेथड क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आ जाता है, नेट एसेट्स, ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी पीसी हो जाती है, राइट। तो ये हमारी पीसी हो जाती है। फिर उसको जिस हिसाब से उन लोगों ने बोला है कि
इक्विटी शेयर में बांट दो तो इक्विटी शेयर में बांट दो, प्रेफरेंस शेयर में बांट दो तो प्रेफरेंस शेयर में। इसमें कभी भी कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप नेट एसेट से ही कर रहे हो, ठीक है। तो आप जितना भी पीसी दे रहे हो ना, वो आपके नेट एसेट के हिसाब से ही दे रहे हो, तो इसलिए फिर इसमें कभी पीसी, इसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा। और थर्ड हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या था, एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपको आएगा नेट एसेट्स, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको आएगा पर शेयर की वैल्यू। उसके बाद में फर्स्ट हम लोगों ने किया था जिसमें आपको रेशियो दिया था 5:7 में बांटो या 10:2 में बांटो, जैसे भी रेशियो दिया था हम लोगों ने फर्स्ट जो किया था इंट्रिंसिक वैल्यू का। सेकंड में हम लोग को नहीं दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, पीसी जितना था डिवाइड बाय जो नई कंपनी का न्यू कंपनी पर शेयर वैल्यू, ये लिख दो अगर लिखना है तो, पीसी डिवाइड बाय न्यू कंपनी पर शेयर वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट पेमेंट्स और नेट एसेट मेथड, ये तीन वैल्यू, तीन तरीके से आपका परचेस कंसिडरेशन होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। अमालगमेशन में आपको सिर्फ याद रखना है कि मेथड कैसे करना है। आपको याद होना चाहिए कि लेजर में कौन से लेजर आने चाहिए। ओके, आप जितना प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट बुक में से उतना प्रैक्टिस करो तो ही आपका फायदा है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ है। इसीलिए बस ये कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। कोई नए नए सम्स थे वो आपको मैंने समझा दिए, बाकी सब नॉर्मल सम है। अगर इसके बाद में भी आपको नहीं समझे तो आप एक काम करना, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर आके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। मैं या तो मेरे फ्रेंड्स जो होंगे वो आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे अमालगमेशन खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट इतना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी इतना टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताओ कि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।